हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, सलाम वालेकुम। मेरा नाम भरत कुमार वर्मा है। बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ। लाइसेंस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप सबसे पहले अपने वीजा को टूरिस्ट वीजा पे रखें, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैक्सिमम आपको 12,000 दरम पे करने पड़ेंगे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। आपको अगर अपना बिजनेस ओपन करना है तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि नो कमीशन जोन में जाके डायरेक्ट बिल्डिंग इनिशियली स्टेज में आपको मोस्टली सामान कैश परचेसिंग पे लेना पड़ेगा। यहाँ कोशिश करें कि क्वालिटी वाले प्रोडक्ट ही सिलेक्ट करें, क्योंकि जहाँ से आप क्वालिटी में आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आपके प्रोडक्ट्स की जो आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट रहेगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बजट है, आपको जो बजट है आपका, उसमें आप बजट का 60 to 65% ही खर्च कर सकते हैं इनिशियली। उसके अलावा जब आप स्टार्ट कर देते हैं तो आपको ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी देनी है अपने स्टाफ को। उन्हें पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे चीज़ें ना करें जिससे कि सीधे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होकर फाइन दे दे। मार्केट रिसर्च है, वो मैं ख्याल रखता हूँ कि मेरा जो कैरियर है और जो मेरा एजुकेशन है वो हॉस्पिटैलिटी फील्ड से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप दुबई के अंदर कोई कैफेटेरिया या रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, आपके हाथ में इन्वेस्टमेंट मौजूद है, लेकिन कंफ्यूज हैं कि किन स्टेप्स को फॉलो किया जाए, किन किन मराहल से गुजरा जाए, किस तरह अपना रेस्टोरेंट या कंपनी यहाँ पर रजिस्टर करवाई जाए, किस तरह लाइसेंस लिया जाए, कितनी लेबर रखी जाए, स्टार्ट कैसे लिया जाए, और तरह तरह के सवालात आपके जहन में इस वक्त उभर रहे होंगे। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। आज इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएँगे, और आपके लिए हम ये गारंटी देते हैं कि आपके लिए सिर्फ़ यही वीडियो काफ़ी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इंशाल्लाह सक्सेसफुली अपना बिज़नेस कैफ़ेटेरिया या रेस्टोरेंट की शेप के अंदर आप यूएई दुबई के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने गेस्ट स्पीकर को इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। हमारे साथ मौजूद हैं भरत वर्मा साहब, जो कि 12 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं यूएई के अंदर। यूएई की स्टेट शारजा के अंदर मनारत कैफ़े के नाम से इनका बड़ा सक्सेसफुल रेस्टोरेंट कैफ़ेटेरिया जारी है। मैंने खुद भी पर्सनली इनका फूड टेस्ट किया है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेस्ट, क्वालिटी और बहुत प्रोफेशनल स्टाफ, और बहुत अच्छे तरीके से अपने रेस्टोरेंट को लेके चल रहे हैं। और इस वीडियो का पर्पस भी यही है कि हम ऐसे रिसोर्सेज को इनवाइट करें जो कि अपनी फील्ड के अंदर ख़ासी महारत रखते हैं, और उनके पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मौजूद हो, ताकि वो प्रैक्टिकली अपनी बात को आपके आगे रख सकें, और अपने आप को जो है वो बेहतर तौर पे प्रेज़ेंट कर सकें, और आपके तमाम सवालात का जवाब दे सकें। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं अपने गेस्ट की तरफ, भरत वर्मा साहब। भरत भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका वक़्त देने का। आपने टाइम निकाला अपने कीमती वक़्त से और हमें अपनी कंपनी से नवाज़ा। सो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा अपना इंट्रोड्यूस करवा दें अपने आप को। आप किस जगह से बिलॉन्ग करते हैं, और यूएई में आप किस तरह आए? क्या मोटिवेशन थी आपकी यूएई में आके अपना बिज़नेस स्टार्ट करने की? हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, सलाम वालेकुम। मेरा नाम भरत कुमार वर्मा है। बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ। मैंने अपना करियर की शुरुआत इंडिया में ही की थी। मैंने शायद 1 साल काम करने के बाद मैं दुबई आ गया था। देन आई स्टार्टेड माय करियर हियर इन दुबई एज़ अ सुपरवाइज़र इन रेस्टोरेंट। अ, फिर बाद में मेरे को लगा कि थोड़ा अपने बारे में सोचना चाहिए, तो मेरा ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ था। मैं मैनेजर बना, बहुत जल्दी मैंने कवर किया। उसके बाद आई थिंक कि मैं जिनके लिए काम करता हूँ, तो मैं अपने लिए भी कर सकता हूँ वैसा कुछ। और ये मेरा एक बचपन से था कि मेरे को बिज़नेस में ही जाना है, बिकॉज़ माय फादर ऑल्सो लाइक जॉब भी करते हैं, वो बिज़नेस भी करते हैं। तो उसी डायरेक्शन में मैंने अपना करियर को सेट किया। 10 साल बाद मुझे लगा कि शायद मेरे पास इतना कैपेबिलिटी है, तो मैंने फिर प्लान किया कि मैं अपना बिज़नेस खोलता हूँ। आई लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स माय बजट एंड माय जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ वेल। तो दोनों साथ-साथ को करते हुए मैंने अपना एक बिज़नेस खोला, एंड ये बहुत सक्सेसफुल रहा है और अभी भी चल रहा है। शारजाह में अबू शगारा एक लोकेशन है, यहाँ पर हमारा ऑलरेडी एक मंजिल टावर में सिचुएटेड है, शॉप नंबर 6 है। तो ये काफ़ी बड़ा है, अच्छा खासा मतलब इसका एस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छा है। इसको लोकेशंस भी बहुत मतलब अट्रैक्टिव है, लोगों को पसंद है। और जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कुज़ीन है, वो हमारा प्री डिसाइडेड था, जैसे कि मल्टी कुज़ीन रेस्टोरेंट है। इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ प्लस इंक्लूडिंग सम कॉन्टिनेंटल्स एंड इटालियन फूड भी हमने इंक्लूड किया है।
स्पेशली जिस रीजन में हम रहते हैं शारजा में, यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी भाई रहते हैं हमारे, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए कुछ उनके स्पेशल डिश भी डाले हुए हैं, इंक्लूडिंग बिरयानी, कबाब्स। तो वो सारा कुछ दिमाग और ध्यान में रखते हुए इस बिज़नेस को स्टार्ट किया एंड मतलब कह सकते हैं कि अभी सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है। फीडबैक बहुत अच्छे हैं अब तक के एंड यहाँ तक कि फैमिली हमसे कनेक्टेड है बहुत अच्छी तरीके से। तो अभी मैं आगे आपको बताऊँगा कि किस तरीके से स्टार्ट करना है आपने, कितना बजट लगेगा आपका और किस तरीके से इसको रन करना है। ज़रूर। जी। भरत भाई का जो कैफ़े की लोकेशन और कैफ़ेटेरिया की वीडियो मैं इस पॉडकास्ट में लगा दूँगा, तो आप वो देख सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त इनकी लोकेशन है और बड़ा ज़बरदस्त इनकी फूड क्वालिटी भी है। मैंने पर्सनली टेस्ट किया और मैं यूजुअली जाता रहता हूँ और टेस्ट करता रहता हूँ इनकी फूड क्वालिटीज़ को। भरत भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केट रिसर्च के बारे में हम थोड़ा-सा जानना चाहेंगे कि मार्केट रिसर्च कैसे की जाए? किस एरिये को सेलेक्ट किया जाए? क्योंकि यूएई है, जो बंदा फर्स्ट टाइम आता है, यूएई तो बहुत बड़ा है। वो किस तरह अपनी मार्केट को सेलेक्ट करे और किस तरह की कुज़ीन उसने सेलेक्ट करनी है? उसके बारे में थोड़ा टिप्स आपकी क्या मोटिवेशन थी इसको स्टार्ट करने की? उसके बारे में थोड़ा-सा बता दें ऑडियंस को। जी, मेरा जो मार्केट रिसर्च है वो मैं ख़्याल रखता हूँ कि मेरा जो करियर है और ये मेरा एजुकेशन है वो हॉस्पिटैलिटी फ़ील्ड से है। तो उससे थोड़ा मेरे को हेल्प मिला। उसके अलावा मार्केट रिसर्च का फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको क्या कॉन्सेप्ट ओपन करना है? आपका कॉन्सेप्ट क्या है? आपको इंडियन खोलना है, इटालियन खोलना है, कंप्लीट कैफ़े खोलना है, एक मल्टी कुज़िन रेस्टोरेंट खोलना है, इसके वेरिएशंस में आपको जाना पड़ेगा। अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको एक प्योर श्योर इंडियन पाकिस्तानी मिक्स रेस्टोरेंट खोलना है, एशियन रेस्टोरेंट जिसे बोल सकते हैं, उसके लिए आपको वही लोकेलिटी चूज़ करनी पड़ेगी जहाँ पर मैक्सिमम पब्लिक वो बिलॉन्ग करती हो। जैसे ये अबू शगारा एक लोकेशन है शारजाह में, ये बहुत फ़ेमस है इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंका में मोस्टली एशियन नेशनल्स के लिए। तो इस नेशंस में एक सबसे प्राइम लोकेशन ये है। इसके अलावा एक और लोकेशन है अल नादा, वो भी मेरा एक सिलेक्टेड एरिया था लेकिन मेरे को जो शॉप है वो मुझे यहाँ ज़्यादा बेटर। मोरओवर इसको सिलेक्ट करने के लिए कन्वीनिएंटली ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, आपके रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाए और आपका जहाँ पर बजट मीट करता है। तो ये 4 चीज़ें मेरे दिमाग में थी। ये चारों चीज़ों को मैंने दिमाग में रखते हुए मैंने अपने को सिलेक्ट किया है वीडियो देखी वो। भरत भाई थोड़ा-सा बताएँ कैफ़े को हमने मार्केट रिसर्च कर ली, हमने सेलेक्ट कर लिया कि हम एशियन फूड्स स फॉर सपोज़ या पाकिस्तानी फूड हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ब्रांडिंग का, मतलब कैफ़ेटेरिया का नाम और इसका क्योंकि यूएई के अंदर अगर आप कोई अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। तो उसके बारे में थोड़ा बताएँ ब्रांडिंग कैसे करें और लाइसेंस किस तरह लें और इसमें कितनी कॉस्ट आएगी लाइसेंस के ऊपर? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्रांड नेम से। आपको सबसे पहले एक लोकेशन चूज़ करनी है, उसका लोकेशन चूज़ करके उसको ट्रेड लाइसेंस नहीं रजिस्टर करा सकते आप डायरेक्टली, आपको ट्रेड नेम रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जैसे ही आपका ट्रेड नेम रजिस्टर्ड होगा, तो आपको एक नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। डिपेंड्स करता है, जो भी आप नो नाम सेलेक्ट करेंगे, वो उस नाम में अरेबिक नेम होना चाहिए। ये एक प्राइम रिक्वायरमेंट है यहाँ की। अगर इन केस अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको ब्रिटिश नेम लेना है या इंग्लिश नेम लेना है या प्योर श्योर कोई रीजनल नेम लेना है, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं, उसका प्रोविज़न है। तो उसका 2200 एक्स्ट्रा लगता है। और अगर आप नॉर्मली आप अरेबिक नेम के साथ जाएँगे, जो अरेबिक से मिलता-जुलता हो, वो नाम अगर आप सिलेक्ट करेंगे, तो आपका नेम का एडिशनल चार्ज नहीं आएगा, सिर्फ़ लाइसेंस कॉस्ट ही आएगी। तो नेम जैसे ही आप रजिस्टर कराएँगे, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप करा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपके चालू होंगे। ओके। सो लाइसेंस को किस तरीके से हम हासिल कर सकते हैं? फिर सपोज़ एक बंदा न्यू भी आया है, उसने डिसाइड कर लिया, ब्रांड नेम सेलेक्ट कर लिया, अरेबिक नेम भी इसमें आ गया। लाइसेंस का क्या प्रोसीजर है? क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर? लाइसेंस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सबसे पहले अपने वीज़ा को टूरिस्ट वीज़ा पे रखें, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि आप जैसे ही इन्वेस्टर वीज़ा पे जाते हैं, आपके सारे बेनिफिट्स जो होते हैं, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा पे आप जाके इन फ्यूचर जैसे ही आपका ना रेस्टोरेंट ओपन होगा, आप अपना वीज़ा अपने ही रेस्टोरेंट के नाम के अंडर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर वीज़ा लेंगे, तो इन्वेस्टर वीज़ा में आपको बैंकिंग फैसिलिटीज़ और एडिशनल गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ होती है, वो सारी यहाँ पे आपको नहीं दी जाएँगी। उसमें फिर वो आपको एज़ अ इन्वेस्टर ट्रीट करेंगे। तो उसके जो बैंक लोन्स या कभी हमें रिक्वायरमेंट होती है कुछ क्रेडिट्स की, तो वो सारी फैसिलिटीज़ फिर पॉसिबिलिटीज़ नहीं है।
आपके क्रेडिट स्कोर फिर एज अ इन्वेस्टर ही आएंगे। तो बेहतर है कि आप स्टार्ट करें अपना वीज़ा से, टूरिस्ट वीज़ा से। और जो लाइसेंस है उसके लिए जैसे आपने नेम सेलेक्ट कर लिया, बाकी सारी प्रोसीजर आपने फॉलो कर लिए हैं, तो आपको लाइसेंस निकालने के लिए जो आपकी कॉस्ट पड़ेगी इंक्लूडिंग साइनेज और इसके एडिशनल प्रमोशन को लगा के मैक्सिमम आपको 12,000 दिरहम पे करने पड़ेंगे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। लीगल फीस है, इसके अलावा आपको कोई एडिशनल चार्जेस नहीं आएंगे। बाकी जैसा भी आप रेस्टोरेंट अपना बनाना चाहें, जैसा भी स्टेब्लिश करना चाहें, जितना भी क्वालिटी आप इम्प्रूव करना चाहें, उसके हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो लीगल कॉस्ट ऑफ साझा इकोनॉमिक डिपार्टमेंट की है, वो मैक्सिमम 12,000 दिरहम से ऊपर नहीं जाएगी। ओके। अगर दुबई में खोलना चाहते हैं तो दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से, किसी भी इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से आप ले सकते हैं। जी हाँ, बेसिकली अगर आप दुबई, शारजाह, अबू धाबी, ये सब के सेपरेट इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, इंक्लूडिंग स्मॉल एमिरेट्स। फुजेरा का इकोनॉमिक डिपार्टमेंट अलग है। हर इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से अलग रजिस्ट्रेशन होते हैं और वो स्टेट वाइज ही रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ओके। हमने ये स्टेप भी कर लिया, लाइसेंस भी हमने रजिस्टर करवा लिया। लाइसेंस रजिस्टर करवाने के बाद हमें कोटा मिलते हैं कुछ एम्प्लॉइज़ अपनी कंपनी में रखने के लिए, फ्री कोटाज़ या कोटाज़, इस बारे में ज़रा बता दो। यही ये जो नए लोग हैं, जो नए लोग जुड़ेंगे हमसे, वो उनके लिए शायद ये वर्ड फ़ैमिलियर ना हो। कोटा एक्चुअल में यहाँ पे एक सिस्टम होता है, वीज़ा का सिस्टम होता है, जिसमें कि जैसे ही आप लाइसेंस लेंगे तो गवर्नमेंट आपको 6 लोगों के लिए वीज़ा लगाने के लिए कोटा प्रोवाइड करती है, जिसमें आपको एडिशनल चार्जेस नहीं देने पड़ते। आप इनिशियली 6 कोटे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एम्प्लॉइज़ रख सकते हैं। जी, 6 एम्प्लॉयी रख सकते हैं एट अ मोमेंट। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ इसमें। आपने जभी भी अगर अपना रेस्टोरेंट खोलना है, तो जितने भी एम्प्लॉयी का वीज़ा, जैसे 6 एम्प्लॉयी का वीज़ा आपको अप्लाई करना है, तो एक साथ एक ही एप्लीकेशन में 6 लोगों का अप्लाई करें। अलग-अलग और अलग-अलग टाइम पीरियड पे ना करें। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आपके 3 वीज़े अप्रूव होंगे, उसके बाद आपकी कंपनी की रैंकिंग चेंज हो जाएगी और आपको फीस ऑलमोस्ट ट्रिपल टाइम पे करनी पड़ेगी। तो जो आप इनिशियली फीस भरते हैं वो 4,600 के अंतर में आपको पर वीज़े की कॉस्ट पड़ेगी। तो आप ऐसे करके आप 6 वीज़े निकाल सकते हैं एक साथ। अलग-अलग निकालेंगे तो आपके 3 वीज़े शुरुआत के 5,000 दिरहम तक में आएँगे, उसके बाद जो आएँगे वो 8,000 दिरहम। इसमें अब वो एक कमेंट आता है कि आपकी कंपनी की जो ग्रेडिंग है वो चेंज हो गई है, इसलिए आपकी फीस ज़्यादा आ रही है। तो ये इसका ट्रिक है। और इसके अलावा जैसे ही आप 6 वीज़े ले लेते हैं और आपको लगता है कि आपके बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, आपको एम्प्लॉइज़ की बहुत ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको एक अलग से एप्लीकेशन टाइप करवा के वो सबमिट करनी पड़ती है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में एडिशनल कोटे के लिए, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ओह! दैट बी ग्रेट। और ब्रांडिंग नेम भी सिलेक्ट हो गया, लाइसेंस भी हमने ले लिया और हमें 6 वीज़ाज़ भी मिल गए, 6 लोगों को बुलाने के लिए, जिनको कोटा कह सकते हैं हम। इसके बाद अगली बारी आती है जगह की, कि आप कोई शॉप कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे। उस शॉप को लेने के लिए लोकेशन के हिसाब से चार्जेज़ आजकल 2025 में क्या चल रहे हैं, उस बारे में थोड़ा बता दें। कॉन्ट्रैक्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं और इसका क्या। ये जगह के हवाले से मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप दुबई का जो रेंटिंग कमर्शियल रेंटिंग सिस्टम है, वो अभी ट्रिपल टाइम शारजा के हो चुका है, लेकिन शारजा में अभी भी वही ओल्ड सिस्टम चल रहा है। ओल्ड सिस्टम के अलावा जो प्राइस हाइक भी हुए हैं, तो वो इतने ज़्यादा हाइक नहीं हुए हैं एज़ कम्पेयर टू दुबई। आपको अगर अपना बिज़नेस ओपन करना है, तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि नो कमीशन ज़ोन में जाके डायरेक्ट बिल्डिंग ओनर से ऑफ़िस में राब्ता करें। वहाँ जाके आप जब बात करते हैं, तो आप डिटेलिंग में आप बता सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपको किस तरीके की शॉप चाहिए। अगर हो सके तो उनके सारे बिल्डिंग्स को इंक्वायर करके जाएँ, अपनी लोकेशन पहले से चूज़ करके जाएँ और वहाँ पर उन्हें बताएँ कि आपकी ये वाली बिल्डिंग में, इस वाली बिल्डिंग में ये वाले शॉप पे हमको रजिस्टर करना है अपना एक रेस्टोरेंट। तो वो आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। उसको एडिशनली जैसे आप बुक कराने जाते हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। जैसे कि आपको सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है, वो डिपेंड्स करता है कि इस बिल्डिंग में कितना रेंट आ रहा है। फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बिल्डिंग का रेंट 30 टू 50,000 के बीच का है, तो आपकी सिक्योरिटी मनी जो होगी वो 5,000 से लेके 8,000 दिरहम तक की रहेगी, जो कि बिल्डिंग ओनर को देना पड़ेगा। ये बि सिक्योरिटी मनी वो सिर्फ़ रिज़र्व करके रखते हैं आपके नाम पर, आप जब खाली करेंगे ये सिक्योरिटी मनी आपको वापस मिलेगी। अगर आपने कुछ तोड़-फोड़ की है, कुछ नुकसान किया है शॉप का, तो शायद वो उसके चार्जेस काटेंगे, नहीं तो आपको एज़ इट इज़ आपकी सिक्योरिटी मनी वापस कर देंगे। और जो रेंटिंग सिस्टम है, वो अभी कोई भी स्टेट में जाएँगे तो मेन रोड से कनेक्टेड जो एरियाज़ होते हैं,
उनके रेंटिंग सिस्टम थोड़े हाई होते हैं, जिसे हम अर्बन एरिया में काउंट करते हैं, और जो सब रोड से कनेक्टेड होते हैं उन्हें रूरल एरिया में काउंट करते हैं, उनके रेंटिंग सिस्टम कम होते हैं, यानी रेंट रहेगा उन एरियाज का। तो अगर आप कोशिश करें कि जो मेन रोड से कनेक्टेड हो और सब रोड पर हो आए, तो उसका आपको रेंट कम मिलेगा, प्लस गवर्नमेंट चार्जेस भी हर तरीके से कम रहेंगे, साइनेज के, और बाहर की अगर परमिशन लेते हैं आप आउटसाइड सिटिंग की, तो उसमें भी चार्जेस कम मिलेंगे। अगर लेकिन वही रेस्टोरेंट आपका कनेक्टेड मेन रोड से है, तो फिर आपके चार्जेस ऑलमोस्ट जस्ट डबल रहेंगे। अ, हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप आता है सप्लायर्स का। अब आपके पास रेस्टोरेंट मौजूद है, ब्रांड मौजूद है, जगह का तयन हो चुका है, एम्प्लॉयज़ भी आपने हायर कर लिए, एम्प्लॉयज़ आपके पास आ चुके हैं। अब सप्लायर्स हमारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, मीट्स, वो हम किस तरह अरेंज करेंगे, और आप इस बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप किस तरह अरेंज करते हैं इन चीज़? इनिशियली स्टेज में आपको मोस्टली सामान कैश परचेजिंग पे लेना पड़ेगा। यहाँ दुबई में हमारे लिए एक फैसिलिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पर जितनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उनके वेंडर्स होते हैं, वेंडर्स कार्स होती हैं, आप देखेंगे जनरली वो कार आपके रेस्टोरेंट के सामने से जाती रहती है। तो आप अगर उन्हें नॉर्मली स्टॉप करके उनसे जानकारी लेंगे, तो वो भी आपको सप्लाई कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ यूनिवर्सल पॉपुलर सप्लायर्स हैं, जो हर किसी को पता है, या आप आजू-बाजू के शॉप से भी राब्ता करके आप पता कर सकते हैं। तो जो दुबई में मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए सबसे बेस्ट है अल रवाबी, अल मराई, फिर इसके अलावा जो थोड़ा कम प्राइस में आएँगे तो हयातना, अल सफ़ा, तो इस कुछ कंपनीज़ हैं जो यूनिवर्सल हैं, जो रजिस्टर्ड है, तो वो आपको ये सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं। डिपेंड्स करता है आपकी गुडविल कितनी है। अगर आपके रेस्टोरेंट की गुडविल अच्छी है, तो वो आपको बिल टू बिल सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, नहीं तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको कैश परचेज़िंग करना पड़ेगा। कैश परचेज़िंग एक सिस्टम होता है जिसमें आप गुड्स लेंगे और इमीडिएटली पैसा पे करेंगे। अगर आप बिल टू बिल करेंगे तो आप गुड्स ले लेंगे, उसको यूज़ करेंगे, जब आप नया ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो पुराने वाले गुड्स का पेमेंट करेंगे और नए वाले गुड्स का बिल मिल जाएगा। दैट वी कॉल इट बिल टू बिल सिस्टम। तो रिसेंटली स्टेज पर आपको कुछ सप्लायर वेंडिंग वॉक इन करने पड़ेंगे। वॉक इन मतलब जो आपकी बिल्डिंग के सामने से निकल रहे हैं, आपके रेस्टोरेंट के सामने से निकल रहे हैं, और कुछ आपको रिसर्च करके करने पड़ेंगे। जैसे कि ड्राई गुड्स के लिए मैं कुछ नाम बता देता हूँ, एमएच एंटरप्राइजेस है, फिट्स एंटरप्राइजेस है, इसके अलावा आपका कुछ फ्रोज़न आइटम्स के लिए होरेका है। तो कुछ ऐसे नाम हैं जो यूनिवर्सल है, हर किसी को यहाँ पर इन जनरल पता होता है। तो ये हर जगह सप्लाई कर रहे हैं कि प्राइस बहुत मज़ीद होते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। कोशिश करें कि क्वालिटी वाले प्रोडक्ट ही सिलेक्ट करें, क्योंकि जहाँ से आप क्वालिटी में आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आपके प्रोडक्ट्स की जो आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट रहेगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। तो ये इस तरीके से हम कुछ सेलेक्ट करते हैं सप्लायर और वेंडर्स को। ये बाद एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर यूज़र्स पूछते हैं, जो डिश की प्राइस का आप किस तरीके से एनालिसिस करते हैं? मीन्स मैं वैसे आपके पर्सनली रेस्टोरेंट पे आता हूँ, तो आपके प्राइसेस बड़े इकोनॉमिकल से हैं, और इतनी इकोनॉमी के अंदर इतना अच्छा फूड टेस्ट बहुत कम देखने को मिलता है। तो आपके इस बारे में क्या एक्सपीरियंस है? क्या आप इकोनॉमिकली रख के आपको ज़्यादा कस्टमर फीडबैक अच्छा मिलता है, या आप प्राइस का किस तरह एनालिसिस करते हैं एक न्यूबी के लिए? क्या गाइड करेंगे? ये जो जैसा प्राइस के बारे में आपने पूछा है, तो प्राइस के बारे में हमारे पास एक टूल होता है जिसे हम फूड कॉस्टिंग बोलते हैं। फूड कॉस्टिंग और इन्वेंटरी कंट्रोल, ये 2 टर्म्स हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम इस चीज़ को अगर दूसरे नज़रिए से देखें, तो हमारा जो खाना बनाने में लगने वाला खर्चा है, बस उसी को हम फूड कॉस्ट बोलते हैं। तो इन जनरल अगर आप प्रॉफ़िट में जाना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि आप कोई भी आइटम की प्राइस रखना चाहते हैं, तो आप मेक श्योर करें कि अपने खाना को 2 हिस्सों में डिवाइड करें, एक बेवरेज और एक फूड। तो जो फूड की कॉस्ट होती है, वो मैक्सिमम अगर आप मीट प्रोडक्ट्स हैं, तो उसकी कॉस्ट कोशिश करें कि आप 38% से 40% तक ही जाएँ, उससे ऊपर ना जाएँ। अगर उससे ऊपर आप कॉस्ट जा रही है, तो इसका मतलब आपका खाना लॉस में है, और उसी से आप डिसाइड कर सकते हैं, फॉर एन एग्ज़ाम्पल, कि आपने कोई सामान बनाने के लिए, जैसे आपका एक ग्रिल चिकन का सैंडविच है, वो आपको ₹10 में बेच रहे हैं। तो आप मेक श्योर करेंगे कि जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें लगने वाले, वो आपको 3 3 साढ़े 3 मैक्सिमम 4 दिरहम से ऊपर नहीं जाने चाहिए। अगर एक प्रोडक्ट में कॉस्ट अगर 4 दिरहम से ऊपर लग रही है, तो आपका वो लॉस स्टार्ट हो जाता है वहाँ से। दूसरा, इसमें जो बेवरेजेज़ होते हैं, उसमें कॉस्टिंग होती है, वो हमेशा 20% तक ही रहती है। 20% से ऊपर अगर आपकी कॉस्टिंग जाएगी, तो आप फिर से बेवरेज में भी लॉस में जा सकते हैं।
तो कोशिश करें कि जैसे किसी भी ड्रिंक की कॉस्ट आपने ₹5 रखी है, तो उसकी कॉस्टिंग मैक्सिमम 1.5 दिरहम से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अब जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं, आपने कोई आइटम निकाला है, उसकी कॉस्टिंग निकाली है, उसकी जो कॉस्ट जो बनाने की कॉस्ट है, उसका जैसे ₹5 लगता है, तो आप उसको एज़ अ 30% काउंट करें और फिर उसके साथ अपनी मेन कॉस्ट डालें, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप उसकी कॉस्ट 18 दिरहम से लेके 20 दिरहम तक की कॉस्ट रख सकते हैं। मिनिमम अगर जाए तो हमेशा 2 से 3 दिरहम ऊपर का मार्जिन रखें, जिससे कि आप अगर फ्यूचर में आप उसमें डिस्काउंट देना चाहें, तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो इस तरीके से हम फूड कॉस्ट कंट्रोल एंड इन्वेंटरी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। सपोज़ एक बंदा फिर भी डरता है काफ़ी, मीन्स उसके पास इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन वो इस तरह इनिशियली स्टार्ट लेते हुए डरता, थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहता है। तो उस केस में अगर वो पार्टनरशिप करना चाहे, तो पार्टनरशिप के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? मतलब पार्टनरशिप कैसे की जाए? और क्या ये बेनिफिशियल है फॉर लॉन्ग टर्म कि इसमें बंदे को आइडिया भी हो जाए रेस्टोरेंट चलता किस तरीके से है, और सारी मतलब उसको नो हाउ आ जाए कि इसने आगे मज़ीद किस तरह लेके चलना है? अगर आपके पास कोई इन्वेस्टर है या साइलेंट पार्टनर है, इवन द एक्टिव पार्टनर भी है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट साबित होगा। लेकिन इसमें एक टर्म्स आता है कि आपका जो भी पार्टनर है, वो ट्रस्टवर्दी हो और उसके और आपके जो कनेक्शंस हो, वो ऑनेस्ट कनेक्शन हो। क्योंकि यहाँ पर अगर आपका पार्टनरशिप में डिस्प्यूट होता है, तो वो बहुत ड्रास्टिकली आपके सारे डिसीजन को खराब कर देगा। ये आपके सारे मुनाफ़े को लॉस में चेंज कर देगा। आपकी अगर जो चीज़ें नहीं बनेंगी आपस में, तो फिर आप अपने बिज़नेस को रन बहुत अच्छे से या कॉमनली भी रन नहीं कर पाएँगे। मोरओवर यहाँ पर गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट रहता है। अगर आप कोई डिस्प्यूट में आ गए हैं, आप चाहते हैं उसको सॉल्यूशन में ले जाने के लिए, तो आप उसे कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंप्लीट लॉस दोनों ही पार्टी का होता है। दोनों ही पार्टी लॉस में जाएँगी। तो आप पार्टनरशिप करने के लिए डिसाइड करें, अगर आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं, तो आप बेझिझक पार्टनरशिप करें। उसमें आपको थोड़ा अपर एंड रहेगा, क्योंकि आपका जब बजट लो जाएगा, तो आपका पार्टनर आपको इन हैंड आपको सपोर्ट करेगा और आप उसमें ईज़िली अपने बिज़नेस को रन कर सकते हैं। आपका प्रॉफ़िट होगा, वो बात बहुत अच्छी है, लेकिन अगर लॉस होगा, तो आपको एक सहूलियत मिल जाती है कि आपका पार्टनर भी आपके साथ खड़ा होता है, तो उसकी जो आधा-आधा नुकसान होता है, वो भी बढ़ जाता है। So that's a one of the great thing as long as you have a honest partner. That was the last line I would say for the partnership. क्या आप भी पार्टनरशिप ऑफ़र कर रहे हैं? मीन्स अगर कोई हमारे यूज़र्स जो सुन रहे हैं, वो आपसे एक्सपीरियंस के तौर पे आप पे इन्वेस्टमेंट करना चाहें साइलेंट पार्टनर, क्योंकि बहुत सारे जॉब होल्डर भी हैं जो ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, उनके पास इन्वेस्टमेंट होगी, एज़ ए साइलेंट पार्टनर बनना चाहें, तो आपके पास है फैसिलिटी एज़ ए पार्टनरशिप कि आप इनवाइट कर सकते हैं? अभी मेरे अपकमिंग 3 प्रोजेक्ट हैं, उसमें डेफ़िनेटली मेरे पास पार्टनरशिप ऑफ़र करने के लिए स्कोप है। लेकिन जो मुझे पार्टनरशिप चाहिए, वो प्योर श्योर साइलेंट पार्टनरशिप चाहिए। उसके लिए एक लीगल टर्म्स है, मैं लीगली ही पार्टनरशिप करता हूँ हमेशा। मेरे जितने भी पार्टनरशिप प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मेरे 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं और अभी 3 अपकमिंग हैं। तो वो सारे प्रोजेक्ट के लिए जो पार्टनरशिप है, उसमें मैं चाहता हूँ कि वो साइलेंट पार्टनर हैं। लीगल उनको सारे राइट्स मिलेंगे, उसके लिए आपको प्रॉपर पेपर और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रहेगा आपके पास, तो आपके सारे राइट्स आपके पास रिज़र्व रहेंगे। तो यू विल बी इन अ सेफ हैंड कि आपके पैसे वेस्ट नहीं ज़ाया नहीं होंगे। लेकिन जो ऑल इन ऑल मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा पार्टनर आके फिर उसमें बिज़नेस इन्वॉल्वमेंट में कुछ टिप्स दे। एज़ लॉन्ग एज़ अगर वो टिप्स अगर डिस्कस करके आ रहा है, तो आई विल एक्सेप्ट। लेकिन अगर कोई कभी-कभी होता है ना कि कोई मेरा पार्टनर है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ ही इज़ माय पार्टनर एंड ही वांट टू पुट समथिंग, तो उस केस में मैं कहता हूँ कि पहले डिस्कस करके अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। रेदर दैन कि कोई डिसाइड करके नहीं, आज ऐसा कर लेते हैं, फिर कल वैसा कर लेते हैं। तो बिज़नेस कभी इस हवाले से नहीं चलते। और पार्टनरशिप में मैं हमेशा जो चीज़ मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरा पार्टनर कल के दिन बोलेगा मेरे छोटे भाई को रख लो, फिर बोलेगा मेरी बहन को रख लो, मेरे बड़े भाई को रख लो। तो वो सारी चीज़ें अगर आप इस तरीके से दिमाग में लेके चलते हैं, तो आप विश्वास मानिए आप बिज़नेस नहीं कर पाएँगे। वो फिर आपके बिज़नेस के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होगा। वो प्रोफ़ेशनल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आपके लॉसेस बढ़ जाएँगे यहाँ से। आप कमांड नहीं कर पाएँगे अपने खुद के रिलेटिव्स को, और जो प्रोडक्टिविटी है एम्प्लॉयमेंट की, वो बिल्कुल ही कम हो जाती है। वो फिर भाईचारा जब आ जाता है, तो वो बिज़नेस रन करने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। बताइए।
आपके इस एक्सपीरियंस में कैफेटेरिया में आप पे कोई टफ टाइम आया हो जो आप ऑडियंस से शेयर करना चाहें, और उसको आपने किस तरह हैंडल किया? मीन्स कोई ऐसी वबा आ जाती है, कि ऐसी इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि कभी आपको ऐसा टफ टाइम आया हो, उसको आपने किस तरह हैंडल किया हमारी ऑडियंस की गाइडेंस के लिए जो इस बिजनेस में होना चाहिए, ये दिमाग में रखिए इस चीज़ को। इस बिज़नेस के लिए मैं सबकी जितने भी आपके ऑडियंस है, मैं सबको वेलकम करता हूँ कि सारे लोग आएँ, एक बार एक ट्राई ज़रूर करें बिज़नेस खोलने के लिए, ओपन करें। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको मेजरली ध्यान में रखनी पड़ती हैं सिंस बिगिनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बजट है, आपको जो बजट है आपका, उसमें आप बजट का 60 टू 65% ही खर्च कर सकते हैं इनिशियली। 35% एज़ अ बैकअप, लेट्स से 30% मिनिमम एज़ अ बैकअप रखना पड़ेगा। क्योंकि आप इनिशियली जब बिज़नेस खोलेंगे तो आप ये बिल्कुल दिमाग से निकाल लें कि आपका पहले महीने से या दूसरे महीने से इसका प्रॉफ़िट आना स्टार्ट हो जाएगा। ब्रेक इवन के लिए भी आपको कम से कम 6 से 8 महीने तक रुकना पड़ेगा, जिसमें आपका मंथली ब्रेक इवन, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट कंप्लीट ब्रेक इवन, मंथली जहाँ पर आपका जो बजट है वो हल्का-सा मीट होना चालू होगा और उस केस में आपको थोड़ा बहुत पैसा मिलना स्टार्ट होगा और उस पैसे को आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो आगे जो बिज़नेस को इम्प्रूव करना है, वो पैसा आपको उसी में डालना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको बजट का सिर्फ 65% मैक्सिमम आप खर्च कर सकते हैं और आपको कुछ स्टोर करके रखना पड़ेगा। दूसरा आपका जो मेरे लिए डिफ़िकल्ट रहा है इनिशियली स्टेज पे, वो यहाँ के लीगल नॉर्म्स हैं क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी इस चीज़ की, तो मैंने सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए थे। अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते, तो ये लोग यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ शारजा या गवर्नमेंट ऑफ दुबई है, वो अप्रूवल ईज़िली प्रोवाइड नहीं करती। और फिर जब वो आपके अप्रूवल्स नहीं आएँगे और आपके साइमल्टेनियसली आपके खर्चे बढ़ते चले जाएँगे, आपका रेंट प्रॉपर आना चालू हो जाएगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आना चालू हो जाएगा। तो इनिशियली आप कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आप अपने लीगली सारे टर्म्स खत्म करें और एकदम बिज़नेस स्टार्ट करें। उसके अलावा जब आप स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी देनी है अपने स्टाफ को। उन्हें पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे चीज़ें ना करें, जिससे कि सीधे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होके फाइन दे दे। क्योंकि यहाँ पर रेगुलेटरी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्लीनलीनेस है, बेसिक रूल्स है, हाइजीन है, प्रोडक्ट क्वालिटी है, एक्सपायरेशन ऑफ प्रोडक्ट है। ये सारी चीज़ें बहुत मेजर ली चेक होती है यहाँ पर और दे काउंट दीज़ ऑल थिंग्स एज़ अ क्राइम। तो अगर आप इनके ऑफेंस में आते हैं, तो आपको कुछ प्राइज़ेज़ पे करने पड़ सकते हैं। ये प्राइज़ेज़ जो फाइन स्टार्टिंग है, इसको हम स्टार्टिंग 500 दिरहम टू अप टू 5000 दिरहम। तो इनिशियली स्टार्टिंग में मुझे कुछ फाइन आए थे रेस्टोरेंट में, जो मैं कॉम्प्लाई नहीं कर पाया था बेसिक रूल्स को, लेकिन बाद में उसको ट्रेनिंग के थ्रू और बाकी चीज़ों के थ्रू कवर करके वो चीज़ एक्टिव हो गई थी। तो अभी सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है। ज़बरदस्त। अपनी कोई अचीवमेंट आपके इस बिज़नेस में, आप जिस अचीवमेंट पे आप बहुत खुश हुए हों, ऑडियंस से शेयर करना चाहें? जस्ट हमारा 3-4 महीने स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद हमारे पास फीडबैक बहुत अच्छे आने स्टार्ट हो गए थे। मेनली फैमिलीज़ जुड़ना चालू हो गई थी, हमारी बहुत सारी रेगुलर पाकिस्तानी फैमिलीज़ थी जो हमसे जुड़ चुकी थी। और उसके अलावा हमारे साथ स्कूल का एक टाई अप हुआ था, तो जिसमें आप अगर जानते हो मार्टिन गुप्टिल, ये न्यूज़ीलैंड टीम के प्लेयर रह चुके हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो मार्टिन गुप्टिल प्लस न्यूज़ीलैंड के कुछ और प्लेयर यहाँ शारजाह एमिटी स्कूल में आए थे उन एज़ अ चीफ गेस्ट। और वही हम लोगों ने 1200 लोगों के लिए कैटरिंग हम लोगों ने सर्व किया था। हमारा बैंक और हमारा जो स्टाफ का पूरा हमने स्टॉल्स भी लगाए थे, उसके बाद हमने फूड सप्लाई भी किया था, जो कंप्लीट उनका डबल मील था आफ्टरनून प्लस इवनिंग, वो सारा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये हमारे रेस्टोरेंट के हवाले से एक बहुत अच्छा अचीवमेंट था। हमारा एक दिन का बिज़नेस तो अच्छा था ही, लेकिन हम इतनी क्वालिटी में सक्सीड हो गए थे कि हमने इंटरनेशनल प्लेयर को खाना सर्व किया फ्रॉम आवर लाइक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइक बिज़नेस से हमने इतने बड़ा कैटरिंग कंप्लीट की थी। फीडबैक बहुत अच्छे थे और वो चीज़ें आपके रेस्टोरेंट्स में बहुत ज़्यादा वैल्यू को ऐड करती है क्योंकि जो लोग खाना खाएँगे वो आपसे जुड़ेंगे, आपके बारे में बार-बार पूछेंगे और फिर वहाँ से आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चालू हो जाती है। वहाँ से आपकी मार्केटिंग बहुत हद तक जस्ट डबल मान सकते हैं कि डबल हो जाती है। लोग आपसे जुड़े आते हैं, जो ऑर्डर करना चालू कर देते हैं और ये कुछ ट्रिक होती है रेस्टोरेंट्स को एकदम पॉपुलराइज़ करने की। तो ये मेरा एक अच्छा अचीवमेंट था। जी। ज़बरदस्त। एंड में मैं अपनी ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर भरत भाई के कैफ़ेटेरिया पे आप आएँ, फूड क्वालिटी टेस्ट करें।
और आप इनसे फ़ेस टू फ़ेस भी मिल सकते हैं, फ़ेस टू फ़ेस मिल के टिप्स भी ले सकते हैं। और बाकी मैं लोकेशन और कैफ़ेटेरिया का कंप्लीट एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। यू आर ऑल वेलकम टू विज़िट। और एट द एंड मैं भरत भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। इट वाज़ रियली ऑसम टू हैव सम ग्रेट नॉलेज एंड ग्रेट एक्सपीरियंस फ्रॉम योर साइड। अभी तक के लिए इतना ही। जुड़े रहें हमसे, हमारे चैनल से। इसको सब्सक्राइब करें, हम इस तरह के बिज़नेस आइडियाज़ लाते रहते हैं आपके लिए, आपकी फ़ैमिली के लिए। इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और उन तमाम अपने इन्वेस्टर्स हज़रात के साथ जो कि दुबई के अंदर या यूएई के अंदर अपना सक्सेसफुली बिज़नेस लॉन्च करना चाहते हैं। वो फूड का बिज़नेस इस हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि लोगों ने फूड खाना ही खाना है। तो जो भी कंज़्यूमेबल चीज़ होती है उसका बिज़नेस हमेशा प्रॉफ़िट में ही जाता है। सो एट द एंड अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।